हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। दोस्तों, हमने कुछ सप्ताह पूर्व आपसे वादा किया था। प्राप्ति बैनर्जी जी बहुत बिजी हैं, बड़ी मुश्किल से इनको खींच के लेके आए हैं आज के इस एपिसोड के लिए। तो जितना ज़्यादा उनसे हम बातचीत में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल सकें उतने की मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, उनसे बात शुरू करने के पहले मैं कुछ एक डाटा आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूं, जो एक रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। दोस्तों, सिटी रिसर्च ने अभी हाल फिलहाल में एक रिसर्च निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पे 2023 से 2025 के बीच में हर साल सालाना 1% से अमेरिकन जीडीपी का जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो यदि $30 ट्रिलियन की अमेरिकन जीडीपी है तो हर साल 300 बिलियन डॉलर यानी 1% जो अमेरिका की जीडीपी का जो है वो हर साल 300 बिलियन डॉलर से वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका 0.9 to 1% आप निकाल लीजिए, उतना हर साल जो है इन्वेस्टमेंट अमेरिका एआई के ऊपर में बढ़ा रहा है। वहीं उन्होंने एक दूसरी रिपोर्ट में बताया, उसी रिपोर्ट में बताया कि इंटरनेट बूम का जो एरा था 1995 से 2000 की बिगनिंग तक, उस दौरान जो है वो अमेरिका की कंपनीज ने 1.25% ऑफ यूएस जीडीपी जो है उससे हर साल जो है वो इंटरनेट पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया था। ठीक है, तो अभी 1% हो रहा है। 1995 से 2000 के बीच में इंटरनेट बूम के दौरान 1.25% से बढ़ रहा था। अच्छा, ये जब इंटरनेट एरा में जब इन्वेस्टमेंट बूम 1.25% से हर साल बढ़ रहा था, तब अमेरिकन जीडीपी जो है वो अमेरिकन प्रोडक्टिविटी जो है वो 2.9% हर साल बढ़ी है 1995 से लेकर 2004 के बीच में, वो यदि हम 10 साल निकाले तो। और ये जो 2.9% है ये पिछले 2 दशकों यानी 1984 से लेके 1994 और 1974 से लेके 1984, इस दौरान जो अमेरिका में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हुआ उसके दुगने थी। अब एआई बूम के दौरान एरा में ये सिटी रिसर्च बोलता है कि अमेरिका की जीडीपी 1 से 1.5% हर साल, जीडीपी बोल रहा हूं, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है वो हर साल 1 से 1.5% बढ़ेगा, क्योंकि एआई में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उसके कारण। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये लिखा है कि सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर यानी अप्रैल से लेके जून और जुलाई से लेके सितंबर इस साल के ये 6 महीनों में हर महीने $40 बिलियन जो है अमेरिकन कंपनीज ने डाटा सेंटर बनाने में खर्च किया है। ठीक है, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने 2022 में चिप्स एक्ट लाया था जिसके दौरान $52 बिलियन का जो है सब्सिडी ऑफर किया गया अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज को। ये इसलिए ऑफर किया गया क्योंकि 1990 में 37% चिप्स, जो ग्लोबल चिप्स प्रोडक्शन जो था वो अमेरिका में होता था, आज वो घट के सिर्फ 12% रह गया है। तो इसके कारण से जो है आज अमेरिका मेनली अपने चिप्स जो है वो ताइवान से मंगाता है और उसकी टेस्टिंग मलेशिया में होती है, उसका प्रेसिशन नीदरलैंड या हॉलैंड में होता है। तो दोस्तों, ये ओवरऑल मैंने आपके सामने आंकड़े रख दिए जो आपको पता होने चाहिए आज की चर्चा शुरू करने के पहले। प्राप्ति जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वर्ल्ड में जितना भी एआई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका 75% अकेले अमेरिका में हो रहा है। तो इंडिया में जो हम लोग बैठे हैं, हम लोग अमेरिका में जो ये इतना ज्यादा एआई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं, ये थोड़ा सा समझाइए जी प्राप्ति। राजीव जी, आप सही बता रहे हैं कि अमेरिका में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो रीसेंट एक न्यूज है उसमें एनवीडिया ने $100 बिलियन कमिट किए ओपन एआई को उनके डेटा सेंटर्स के लिए। तो डेटा सेंटर इज द न्यू ऑयल। जितना ज्यादा डेटा, हर कंट्री जो है आज की डेट में ट्राई कर रही है कि हमारे पास डेटा सेंटर्स हो। सो डेटा सेंटर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाने वाला है, जा रहा है ऑलरेडी। इनफैक्ट अगर आप मिला लें ओपन एआई, अल्फाबेट, ये सारी कंपनीज जो हैं, amazon, ये सारी कंपनीज मिलके द बिग फोर एंड अदर्स, ये मिलके जब जितना इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं
दैट एक्सीड्स $325 बिलियन आज की डेट में। उनके प्लान्स है, अकेले ओपन एआई के प्लान है कि वो 20 डेटा सेंटर जो है वो दुनिया भर में लेके आएंगे और उसको स्केल अप करेंगे 100 डेटा सेंटर्स तक। एक डेटा सेंटर पे इन्वेस्टमेंट जो है करीब $50 बिलियन के लिए जाता है। तो 20 डेटा सेंटर आप सोच लीजिए कि इट्स $1 ट्रिलियन, जो कि अगले 5 साल में एनवीडिया जो है वो प्लान कर रहा है। $1 ट्रिलियन इज अ लॉट, क्वाइट अ लॉट। नाउ द थिंग इज, ये सारे डेटा सेंटर्स या इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में हम कैसे भागीदारी कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि इंडिया में ना तो ये स्टॉक्स लिस्टेड है। इंडियन मार्केट इटसेल्फ, मतलब अगर आप मेरा पर्सनल व्यू चाहते हैं तो मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे इंडियन मार्केट पे बिल्कुल भी फेथ नहीं है। ना तो डेप्थ है, ना ही विड्थ है। बहुत कम कंपनीज हैं जो एआई रिलेटेड काम कर रही हैं, और जिस तरीके के काम कर रही हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल के काम है। मुझे मतलब पर्सनली वो पसंद नहीं आती है। अगर फिर भी मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना हो स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स में, तो मैं ऐसी कंपनीज देखूंगी जो या तो डेटा सेंटर पे काम कर रही हैं, लिस्टेड है, या फिर वो किसी ऐसी एमएनसी से जुड़ी हुई हैं जो कि एआई के फील्ड में अच्छा खासा काम कर रही हैं। तो इस केस में तो मैं देखती हूँ कि एक बॉश जो है, जो कि जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी बॉश की एक सब्सिडरी है जो इंडिया में लिस्टेड है। दूसरी है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी ओरेकल जो यूएस की कंपनी है उसकी सब्सिडरी है इंडिया में, जो कि इंडिया में लिस्टेड है। तीसरा एक कंपनी है जो कि एसआर ग्रुप की है, बीबी बॉक्स लिमिटेड, वो जो है डेटा सेंटर्स पे काम कर रही है और वो भी लिस्टेड है। नाउ द थिंग इज, ये सारे जितने भी स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, तो काफी महंगे शेयर्स हैं। फिर भी अगर मुझे मतलब लिमिटेड अगर मैं हूं कि मुझे इसी में इन्वेस्ट करना है इंडियन मार्केट्स में, तो मैं मतलब मेरे लिए तो ये कंपनीज ही हैं। दूसरा, सी, जब हमारे पास रास्ता नहीं है इन्वेस्ट करने का, तो ये तो सेकंड प्रिंसिपल थिंकिंग है कि कौन से लिस्टेड स्टॉक से हम देख ले एआई के उसमें काम करते हैं। अब आते हैं डेटा सेंटर्स पे। डेटा सेंटर्स में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पावर एंड कूलिंग सिस्टम्स। कूलिंग सिस्टम्स भी उतना ही जरूरी है जितना पावर है, क्योंकि इतना ज्यादा हीट जनरेट होता है उसको ठंडा करने के लिए, विच मीन्स दैट इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग। स्पेशली जो पावर कंपनीज के जो कंपोनेंट्स बनाती हैं वो कंपनीज, क्योंकि वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। डेटा सेंटर तो आपको पैसा बाद में देगा, इमीडिएट अगर पैसा अगर चाहिए तो कौन सी कंपनीज आपको देने वाली है? क्योंकि डिमांड किस चीज की इमीडिएटली बढ़ने वाली है? डिमांड इन कंपोनेंट्स की बढ़ने वाली है, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स की बढ़ने वाली है। जो चीजें डेटा सेंटर की एंसिलियरीज हैं, आई वुड लुक एट दोज कंपनीज। नाउ अगेन, वो कंपनीज इंडिया में कितनी लिस्टेड हैं? आई वी डोंट नो, इनफैक्ट दे माइट नॉट बी लिस्टेड, क्योंकि इंडिया में आपको पता ही है कि हाल क्या है। इन दैट केस आई वुड बी बुलिश ऑन चाइना। आई वुड पुट माई बेट ऑन चाइना, क्योंकि जितना भी वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, आप जितनी भी गाली दे दीजिए चाइना को, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब वही है। इंजीनियरिंग से लेके चिप्स तक बहुत सारी चीजें ही चाइना बनाता है। तो आई वुड बी बेटिंग ऑन चाइना। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई माइट बेट ऑन जर्मनी एज वेल, बिकॉज इट इज नोन फॉर इंजीनियरिंग। तो ये दो जो कंट्रीज हैं, उसका अगर मुझे कुछ भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आई वुड इन्वेस्ट इन दैट। तो कुछ जैसे ईटीएफ्स हैं, जैसे आपने भी बात की थी हैंसिंग टेक ईटीएफ। हैंसिंग टेक ईटीएफ मैं आज भी बुलिश हूँ, हालांकि वो काफी ऊपर जा चुका है। राजीव जी, इसमें मतलब मैं एक चीज आपको पहले बताना चाहूंगी। हमने 28 दिसंबर 2023 में एक एपिसोड किया था, उसमें मैंने आपको कहा था, एंड उसमें मैंने अपना थोड़ा चाइनीज मेटाफिजिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी का मैंने पुट भी दिया था, और मैंने कहा था कि आई वुड इन्वेस्ट इन टेक, आई वुड इन्वेस्ट इन प्रेशियस मेटल्स। उसके बाद से आप देखिए कि हैंसिंग टेक, जो एम फैंग है, जो मिराई एसेट्स का एक ईटीएफ है, एम फैंग, जो फैंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, टेक कंपनीज, यूएस की टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये एम फैंग जो है, मैंने जब उसको खरीदा था, उससे लिए लिए हुए प्राइस से 77%, 80% बढ़ चुका है।
और हैंसेंग टेक भी जो है वो ऐसे ही मैंने जब लिया था वो 13 रुपए का था, आज वो 28-29 रुपए चल रहा है। तो मैंने तो ये आपको दिसंबर एंड में, लास्ट ईयर दिसंबर एंड में ये बता दिया था कि ये आई वुड बी बुलिश ऑन टेक कंपनीज, आई वुड बी बुलिश ऑन प्रीशियस मेटल्स, एंड मैं इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो वोलेटाइल है, बहुत वो नीचे जाने वाला है। तो ये सारे मुझे ऐसा लगता है कि while I have an expertise in technology, to a certain extent मेरा वो मेटाफिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं काम आता है, क्योंकि मुझे ये पता रहता है कि ये सारे इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो बाकी मैं तो बहुत पहले इन इन चीजों में घुस चुकी थी, मैंने हैंडसेन टेक बहुत पहले लिया हुआ था जब वो 13 रुपीज पे चल रहा था। तो खैर बात ये है कि अब भी मैं हैंडसेन टेक पे बुलिश रहूंगी, अब भी मैं बुलिश रहूंगी। एम फैंग, अगर मेरा एसेट्स का जो ईटीएफ है फैंग ईटीएफ, वो अगर मिलता है तो मैं आज भी मैं खरीदना चाहूंगी। ये दो टेक ईटीएफ्स हैं जो मुझे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे लिए तो एक मेरा ही का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक म्यूचुअल फंड भी हुआ करता था, बट उसमें अब मतलब उसके यूनिट्स ही नहीं मिलते हैं, वो शायद ऑल सोल्ड आउट हो चुके हैं या जो भी है, तो उसके यूनिट्स ही नहीं मिलते। अगर उसके यूनिट्स मिले तो मैं वो भी खरीद लूं, बट उसके यूनिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो राजीव जी, हमारे देश में थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट यही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं जी। तो मैं समराइज कर दूं प्राप्ति जी ने क्या बोला है। प्राप्ति जी ने दो मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी सब्सिडरीज इंडिया में लिस्टेड हैं, एक बॉश और दूसरा ओरेकल, उन्होंने कहा उस पर बुलिश है। मैं भी बहुत दिनों से इन स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत हाई प्राइजेस है। ओरेकल 9,000 रुपये के आसपास में है अभी, और 38,000 रुपीज़ के आसपास में बॉश है, एक शेयर 38,000 रुपये का। तो इसको खरीदने के लिए थोड़ा सा मतलब 10 बार सोचना पड़ता है। ये हाई वैल्यूएशन इसका नहीं बोलेंगे, स्टॉक्स जो हैं इनकी संख्या कम है, इसीलिए एक एक स्टॉक के इतने ज्यादा प्राइजेस हैं। लोग जो हैं वो सोचते हैं कि अगर कोई स्टॉक 38,000 का इसका मतलब बहुत ज्यादा महंगा है, ऐसा नहीं है। अगर इतने सारे स्टॉक हैं तो वो 10 रुपए के हो सकते हैं, पर अगर स्टॉक इतने ही हो तो वो 1,000 रुपए के होंगे। तो क्या होता है, फ्लोटिंग स्टॉक्स, आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स कितने हैं इसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो एक ये बोला उन्होंने। दूसरा बीबी बॉक्स करके कंपनी का नाम बताया जिसपे वो बुलिश हैं। बीबी बॉक्स मैं बता दूं मेरे पास भी हैं, 25-50 शेयर मैंने लेके रखे हैं जस्ट देखने के लिए कि प्राइस मूवमेंट कैसा होता है। तो 478 या 88 रुपीज के आसपास मैंने लिया था, अभी शायद कुछ 550 या 560 रुपए के आसपास वो चल रहा है। 1.5-2 महीने पहले मैंने लिया था जस्ट टू चेक द प्राइस मूवमेंट। बाकी उसके अलावा हांगकांग टेक ईटीएफ मेरा ये एसेट का उन्होंने बताया कि उस पर वो बहुत ज़्यादा बुलिश रही हैं, उसके रीजंस भी बताया। प्राप्ति जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो दिसंबर 28 2023 को नहीं, दिसंबर 28 2024 को हमने प्रोग्राम किया था। वो पहला प्रोग्राम था करंट अनप्लग बाय राजीव का, और जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि 2025 में इन्वेस्टमेंट किस तरीके के हो सकते हैं, मतलब मार्केट का क्या रुख हो सकता है 2025 में। और उसमें हमने यही दो चीजों पे बात की थी जिसपे हम दोनों बहुत बुलिश थे। एक था टेक्नोलॉजी और दूसरा था प्रीशियस मेटल, खासतौर पे सिल्वर। खैर एनीवेज, तो ये बात हुई। सिल्वर और गोल्ड दोनों की बात की थी हमने। पर मजे की बात है कि इस साल सबसे ज्यादा प्लैटिनम भागा है। प्लैटिनम 70% अप है, सिल्वर 60% अप है, गोल्ड 45% अप है। अब देखते हैं कि और कितना अप ये जाता है। जी कुछ बोलना चाह रही हैं? जी, प्लैटिनम में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई ईटीएफ या इस तरीके का कोई फंड नहीं है जो प्लैटिनम में लगे, इसलिए हम मतलब उसमें इन्वेस्ट नहीं बात कर नहीं सकते, तो उसको लेके बात ही नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसके अलावा प्राप्ति ने एक और बताया, आपका ग्लोबल टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड मिरई का जो फंड बंद है उसमें बाइंग नहीं हो सकती है। बाइंग इसलिए नहीं हो सकती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिस्ट्रिक्शन है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जो इंडिया के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये मैक्सिमम $7 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोजर इंडिया के बाहर
नहीं रख सकते। तो सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को एक लिमिट दी गई है, उसके ऊपर एक बार चला जाता है तो वो फंड क्लोज हो जाता है। तो ये सबका मिला के क्यूमुलेटिवली $7 बिलियन होना चाहिए। $7 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज बाहर के स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकती है, बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए मैंने ये बेसिक बता दिया। अच्छा, ये तो रही प्राप्ति जी इन्वेस्टमेंट की बात। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि चिप एक्ट पास किया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने। रीजन ये कि जहां पहले 37% चिप्स अमेरिका बनाता था 1990 में, अब वो घट के 12% हो गया। और अमेरिका मेनली चिप्स जो है वो ताइवान से इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो टीएसएमसी जो कंपनी है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ताइवान का जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है उसमें अकेले 54% का वेटेज जो है वो टीएसएमसी का है, ठीक है। मतलब एक ही कंपनी का इंडेक्स की वेटेज में आधे से ज्यादा जो वेटेज है वो सिर्फ एक कंपनी का है। तो अगर वो एक कंपनी घुस गई तो आप समझिए कि पूरा का पूरा इंडेक्स घुस जाएगा। तो खैर एनीवेज, तो ये भी लोगों को जानना चाहिए था, करके मैंने बताया। तो मुझे बताइए, ताइवान चाइना के बाजू में है, चाइना अमेरिका के साथ में, आप समझ लीजिए सुपर पावर के लिए द्वंद में है, रेस में है, ठीक है। अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है, चाइना उसको compete करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या चेंजेस जो हैं वो पूरे चिप मैन्युफैक्चरिंग होगा, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए। तो राजीव जी, ये कुछ 15 दिन हुए हैं जब चाइना ने ये अनाउंस कर दिया है कि उसकी कोई भी डोमेस्टिक कंपनीज बाहर के चिप्स नहीं यूज करेंगी। स्पेशली एआई के लिए जिस तरीके के चिप्स लगते हैं वो भी डोमेस्टिक कंपनीज, डोमेस्टिक चाइनीज कंपनीज नहीं होंगे। यूएस ने तो वैसे ही रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, और जैसे ही यूएस ने रेस्ट्रिक्शन लगाया, चाइना ने अपनी कैपेसिटीज रैंप अप करनी शुरू कर दी, अपनी टेक्नोलॉजीज को भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया। अब ये जो चाइना में ये जो रूल आया है कि अब आप इम्पोर्टेड चिप्स जो है, आप बाहर से चिप्स नहीं लाएंगे, आप डोमेस्टिक कंपनीज के ही चिप्स यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाइना अब कॉन्फिडेंट है कि हमारे चिप्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। अब ये चिप्स जो है हम अपनी टेक्नोलॉजीज में यूज कर सकते हैं। तो चाइना ने बहुत फास्ट रिएक्ट करके जो है अपनी कैपेसिटीज ना केवल रैंप अप की, और अपनी टेक्नोलॉजीज को भी अपग्रेड किया, क्योंकि एआई के चिप्स थे उनका। तो अब आप सोचिए कि चाइना तो सेल्फ सफिशिएंट बनता जा रहा है, बट यूएस ताइवान पे डिपेंडेंट है, जो कि इतनी सी कंट्री है, छोटी सी कंट्री है। अगर उसमें कुछ भी हुआ, भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकता है, मिलिट्री वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट वाज एट पीस, बट वो फिर भी चाइना के बहुत पास में है। तो कुछ भी डिसरप्शन अगर ताइवान पे होता है तो यूएस को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, जबकि चाइना अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना रहा है। दूसरी बात यह है कि जो चाइना जो है वो इवन लीगल लेवल पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कि उसने ना केवल इस तरीके के रूल्स लाए कि भाई आप इम्पोर्टेड चिप्स, वीक हमने बात की थी लास्ट वीक, कि जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट है उस पे एआई का लेबल होना चाहिए। तो जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है वो बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजिक वो है। जबकि अगर मुझे बहुत दुख होता है कि इंडिया में हम इस तरीके का तो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। डेटा सेंटर्स भी जो है तो आप देखेंगे अदानी, अंबानी, एसआर, इस तरीके की कंपनीज लेके आ रही हैं, आपको कोई भी स्टार्टअप प्लेयर्स नहीं दिखेगा। उसमें भी गवर्नमेंट कह रही है कि हम 10 साल का टैक्स जो है हॉलीडे दे सकते हैं, 5 साल का दे सकते हैं। अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, पर ऐसी बातें चल रही है। तो जहां मुझे ऐसा लगता है कि एक कंट्री जो है जो राष्ट्र हित में काम कर रही है और जो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, वो आज की डेट में चाइना है। चाइना ने क्रिप्टो बैन कर दिया, चाइना किसी को घुसने नहीं देता है, किसी बाहर की एंटिटी को अपने देश में घुसने नहीं देता है, चाहे वो ओपन एआई हो। वो हर चीज में अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना रहा है। जबकि
यूएस का जो वर्किंग मॉडल ये है कि वो बहुत ही ज्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहां पे पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। अगर इलॉन मस्क चाहेंगे कि उनको इंडिया में घुसना है, तो ट्रम्प गवर्नमेंट उनके साथ में काम करेगी। हम ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। चाइना डे बाय डे इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और उसी लिए मेरा जो विश्वास है चाइनीज मार्केट पे भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ कि मैं चाइना पे बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बट आई थिंक कि आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा संभावना है कि चाइना एक बड़ा सुपर पावर बन के उभरे और यूएस को डोमिनेट करते। जी, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। एक बात बताइए, मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल जो है, किसी ने लिंक भेजा था, पढ़ा मैंने। वो ये बता रहा है कि अमेरिका में अब इस कदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहस बढ़ गई है कि वहां पर कुछ साइंटिस्ट ये बात करने लग गए हैं कि भाई इंसान या मानव जो है, मानव भी करोड़ों प्रजातियों में से एक है। तो ये मानव प्रजाति जो है, इसका कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि ये बना रहे और बाकी सारे लोग एक्सटिंक्ट हो जाए, डायनासोर जैसे एक्सटिंक्ट हो गया। वैसे मानव जाति भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, और यदि इसको खत्म करना है तो मानव जाति से ज्यादा समझदार कोई दूसरी प्रजाति चाहिए। तो बोल रहे हैं कि एआई जो है वो अब, साइंटिस्ट लोग कुछ अमेरिका के इस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं, कई लैब्स में ऐसा काम हो रहा है कि इंसानी सोच से ज्यादा बेहतर सोच वाले एआई बनाया जाए, जो कल को चल के इंसानों को डोमिनेट करे। तो यदि ऐसा हो जाता है, हमने फिक्शनल नॉवेल्स या साइंस फिक्शन मूवीज इन सब में तो बहुत देखा है इस तरीके का। स्पेस एक्स और दुनिया भर की जो मूवीज जो इस तरीके की हैं, नॉवेल्स हैं, उसमें इनकी काफी सारी संभावनाएं बताई गई हैं। परंतु यदि ऐसा होने की तरफ बड़े बड़े करने लगे कि भाई इंसान जो है, इसका कोई अधिकार नहीं है कि ये बना रहे और बाकी प्रजातियां विलुप्त हो, तो कोई फर्क नहीं इंसान को पड़ता, तो फिर इंसान भी अगर विलुप्त हो जाए तो किसको क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका इस सोच के ऊपर में आपकी क्या थिंकिंग है? हम इंडिया में तो अभी भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जाति जाति लड़ रहे हैं, बट आप सोचिए कि वहां किस लेवल की बात हो रही है कि वो इंसानों की लुप्त और विलुप्त होने की चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये जो डिस्कशन चल रहा है, इस पे आपका क्या व्यू है? राजीव जी, अगेन ये अमेरिकन, मैंने जैसा कहा कि बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक थिंकिंग है अमेरिका में। तो जब कैपिटलिज्म जब रैम्पेंट हो जाता है और अपनी सीमाओं को लांघ जाता है, तो इस तरीके की थिंकिंग और होने लगती है, क्योंकि आप फिर हर चीज को जो है उसके मॉनेटरी वैल्यू से नापने लगते हैं कि ये इंसान मेरे कितने काम का है, इस इंसान की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। आप एक जीवन पर भी मॉनेटरी वैल्यू लगाने लगते हैं। ये कैपिटलिस्ट थिंकिंग का एक्सट्रीम है कि हर चीज का एक वैल्यू होता है। अगर वो नहीं दे पाता है तो अगर आप मार्केट में रेलेवेंट नहीं है तो यू डाई। वही को जो नेचुरल जो सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज है, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज है, तो जो डार्विन ने कहा है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की जो ज्यादा शक्तिशाली है वही इस दुनिया में बना रहेगा, बाकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कैपिटलिज्म भी जो है वो मार्केट में उसी तरीके से चलता है, थ्योरी ऑफ मार्केट सिलेक्शन पे चलता है रादर, कि भाई मार्केट में अगर आप रिलेवेंट है तो आप बने रहेंगे, नहीं तो आप विलुप्त हो जाएंगे। तो ये जो एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट थिंकिंग है, ये एक्सट्रीमिज्म भी जो है मतलब काफी हद तक इस तरीके से डेट्रीमेंटल हो जाता है। बात तो गहरी फिलोसॉफी की है कि वेदर अब साइंटिस्ट कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि भाई मानव प्रजाति ने 10 लोगों की या 100 लोगों की या 1000 लोगों की कलेक्टिव एंटिटी पूरी मानव जाति के लिए फैसला ले ले, ये भी अपने आप में बहुत अजीब बात है। और इस चीज का तो घनघोर प्रोटेस्ट करूंगी मैं कि ये मतलब किसी के बकौती नहीं है। मानव जाति विलुप्त, कितना पैसा लगा हुआ है
कि आप इस तरीके की डिबेट्स और एआई की सुप्रीमेसी को लेके जो चर्चाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। अब आप हम लोगों ने डिस्कस किया कि अकेले ओपन एआई के डेटा सेंटर्स में अगर $1 ट्रिलियन लगाने का अगर प्लान है तो भाई उसका रिटर्न तो चाहिए ना, उसके कस्टमर्स भी चाहिए। तो ये एआई को लेके आप जो हल्ला जो है वो आप और वापस आना चाहिए। तो इतना पैसा अभी वापस ये एक तरीके से मार्केट को बढ़ाने की भी एक चेष्टा है कि भाई लोगों को ये लग जाए कि भाई जो कैपिटलिस्ट थिंकिंग है वो यही सोचती है कि जो ज्यादा एफिशिएंट है, अगर इंसान ज्यादा एफिशिएंट है मशीन के कंपैरिजन में तो इंसान को नौकरी दो, नहीं तो इंसान को निकाल दो, मशीन को रखो। तो ये उसमें कहीं मानवीय संवेदना नहीं आती। इट इज अ वेरी कैलकुलेटिव डिसीजन। तो ये जो है ये मेरे ख्याल से कि ये कैपिटलिस्ट थिंकिंग को और बढ़ावा देने के लिए कि भाई ह्यूमंस आर इररिलेवेंट, उनको नौकरी से निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको आप अगर अगर वो कमा नहीं पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। एक तरीके से ये जो है ये थॉट जो है ये जो वर्ल्ड के जितने पावरफुल एंटिटीज हैं जो दूसरों को नौकरियां देते हैं, जिनकी वजह से दूसरों का घर चलता है, तो ऐसी एंटिटीज तो बहुत ही कम होंगी ना पूरे पूरे विश्व में। अगर अगर देखा जाए तो कुछ मिलियन, 1 मिलियन 2 मिलियन, उससे ज्यादा तो ऐसी एंटिटीज। तो ऐसी एंटिटीज के माइंड को अगर आप हैक करें और उनको ये समझा दें कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आप जो है जिस तरीके से डायनासोर्स विलुप्त हुए थे उस तरीके से इंसान भी विलुप्त हो सकता है। तो जहां आपने इंसान की जान की कीमत कम कर दी, वहां पे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मार्केट खड़ा कर दिया। ये मेरा मानना है कि इस तरीके की जो चीजें हैं ये हमको बार बार देखने के लिए मिलेंगी और ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थॉट है कि एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आप पूरी मानव जाति को इस तरीके से जो है उसकी जान को आप एक तरीके से दांव पे रख रहे हैं जस्ट बिकॉज आपने दुनिया की जितनी पावरफुल एंटिटीज है उन्होंने एआई पे बहुत पैसा लगाया हुआ है। तो एआई को तो बढ़ावा मिलेगा ही, और अगर मिला तो डूम्सडे मतलब काफी सारी जो फिक्शनल नॉवेल्स है या मैट्रिक्स जैसी मूवीज हैं वो शायद सच्ची भी हो जाए, बिकॉज एआई का अल्टीमेट कल्मिनेशन जो है उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। जो सिंगुलैरिटी जो है उसका मतलब ये कि सारा ज्ञान एक एंटिटी में है, सारी चीजों का ज्ञान मतलब कलेक्टिव मानव ज्ञान सब सब कुछ एक एंटिटी में है। वो सिंगुलैरिटी जब ट्रू हो जाएगी तो ऐसा ऐसा कर सकती है, तो वो हो भी सकता है। बट शॉर्ट टर्म में डॉलर्स लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो इस तरीके की चीजें हमको देखने को जरूर मिलेंगी। जी, तो बढ़िया रहा आपका जवाब। ऐसा हो ना हो इसकी ही कामना करते हैं कि भैया ये 50-100 साइंटिस्ट लोग से ज़्यादा आगे इस तरीके की बात जाए ना, ये खुराफात जो है जो 100-200-500 लोगों तक ही सीमित रहे। हालांकि ये 100-200-500 लोग जो हैं जब तक पॉलिसी मेकिंग के अंदर में एंट्री नहीं मारते हैं तब तक मानव जाति को कोई खतरा नहीं है। तो इस तरीके के लीडर्स ना ही चुने जाए वर्ल्ड में कहीं पे भी, जो खुद ही मानव जाति को जो है वो किसी भी तरीके का चोट पहुंचाएं, इसकी हमको एक इसके ऊपर में हमें एक नज़र रखनी होगी। प्राप्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आज के इस एपिसोड के लिए, और आपको ऐसी बुलाते रहेंगे, आपसे ऐसी हम एआई पे, चाइनीज मेटाफिजिक्स पे बात करते रहेंगे। दर्शकों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।